नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अभिषेक राज और मैं आपका अपना AR सर लेक्चर नंबर 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लेकर आपके सामने आया हूँ। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ लिया था, है ना, कंप्लीट। अब उस चार्जेस को हम लोग लेक्चर नंबर 4 में क्या करेंगे, पेंडुलम की तरह लटका देंगे। दो चार्ज को एक कॉमन पॉइंट से दो चार्ज को लटका देंगे, ठीक। और फिर इसके इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर धीरे धीरे इस दोनों बॉडी से हम लोग चार्ज लीक कराना स्टार्ट करेंगे, तो ये दोनों चार्जेस जो है धीरे धीरे पास आना स्टार्ट होगा। इसके बारे में किस वेलोसिटी से ये लोग पास आ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर ये दोनों पेंडुलम को हम लोग क्या करेंगे, पानी में डिप कर देंगे। तो फिर मीडियम में कूलम्ब्स लॉ किस तरह से बिहेव करता है, कितना फोर्स लगता है, कैसे चेंज होगा, वो सब आज हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। तो जल्दी से देखना शुरू करो। आज का टॉपिक बड़े मजेदार तरीके से मैंने पढ़ाया है। आई होप आपको ये लाइक बहुत पसंद आएगा, और अगर ये पसंद आया तो एक लाइक बटन जरूर दबा देना। तो आज का लेक्चर हम लोग इस पेंडुलम प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर दो चार्जेस लटका दिए गए हैं जस्ट लाइक अ पेंडुलम, है ना। और उन दोनों चार्जेस के मास m और चार्ज q है, ठीक। और दोनों रस्सी के लेंथ l है, ठीक। तो ये दोनों अभी बोला गया कि इक्विलिब्रियम में है, तो आपको बताना है कि फाइंड आउट द सेपरेशन बिटवीन देम अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब ये दोनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में हो तो कितने सेपरेशन है इन दोनों के बीच में। कंसिडर ये भी करना है कि इसके जो भी सेपरेशन है वो स्ट्रिंग के लेंथ से बहुत ही छोटा है, यानी कि L इज़ वेरी वेरी ह्यूज देन X, ओके। और यू कैन से दैट दिस थीटा इज़ वेरी स्मॉल, सो कैलकुलेट व्हाट इज़ द सेपरेशन। यानी कि बेसिकली आपको X की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जल्दी से अटेम्प्ट करके बताओ कितना होगा। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करने वाले हैं, जल्दी बताओ। तो हम लोग यहाँ पर सर इसका FBD बना देते हैं, यानी कि इस वाले पहला वाला चार्ज पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक तो फोर्स लग रहा है नीचे, दैट इज़ mg। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है रिपल्सन, है ना, ये हो गया Fe। और तीसरा इस पे लग रहा है टेंशन T। यही तीन फोर्स लग रहा है ना। इसी तीन फोर्सेस के वजह से, तो अगर मान लो इसका हम कंपोनेंट कर दें तो ये एंगल है अपने पास थीटा, इधर हो गया T cos थीटा और इधर कितना हो गया T sin थीटा। तो बस अपना इक्वेशन क्या हो जाएगा सर, T sin थीटा इज इक्वल टू Fe के बराबर होना चाहिए, और T cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg। दोनों को डिवाइड मार दो, टेंशन उड़ जाएगा, यानी कि tan थीटा का वैल्यू Fe/mg के बराबर होना चाहिए, ठीक। अब ये थीटा इज़ वेरी स्मॉल, ये किस लिए दिया है, ताकि हम tan थीटा का वैल्यू sin थीटा के बराबर रख सकते हैं। सो tan थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल से, जल्दी बताओ, इस ट्रायंगल से साइन थीटा का वैल्यू अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। तो ये हो गया x/2 डिवाइडेड बाय l, विच कैन बी रिटन एज Fe क्या होता है, दैट इज kq² डिवाइडेड बाय x², और mg से भी डिवाइड मार दिए, ठीक है। तो कुल मिला के अपने को मिल गया कि x³ इज इक्वल टू 2kq² l डिवाइडेड बाय mg, ये है ना, ठीक है। तो फाइनली इसको सॉल्व करने पर x का वैल्यू, अगर हम इस k का वैल्यू पुट अप कर दे 1/4πε0, तो ये आ जाएगा q² l डिवाइडेड बाय 2πε0 mg का पावर हो गया कितना, 1/3। आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब अगर मान लो सवाल इसमें यह पूछा जाए कि ये वाला जो चार्ज है ना, ये चार्ज धीरे धीरे लीक करना स्टार्ट कर जाए, है ना, तो क्या होगा। जब ये धीरे धीरे लीक करना स्टार्ट कर जाए तो ये जो सेपरेशन है वो कम होगा या बढ़ेगा। सोचो, सेपरेशन, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो, तो अगर ये चार्ज लीक करना स्टार्ट कर जाए तो Fe, इसको जो दूर ले जाने वाला फोर्स है वो तो कम होगा, यानी कि mg जो है, यानी कि ये जो mg है वो तो कांस्टेंट रहा, लेकिन Fe घटता चला गया। अगर ये चार्ज लीक करना स्टार्ट किया तो ये चार्ज जो है धीरे धीरे पास आएंगे, ऐसे, है ना, यानी कि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो घटता हुआ रहेगा, है ना। तो अगला सवाल ये है, ध्यान से समझना क्या है, कि ये वाला जो दोनों चार्जेस पास आ रहे हैं तो वो किस वेलोसिटी से पास आ रहे हैं।
मैं आपको सवाल बताता हूँ, ध्यान से समझो। तो मैंने उस सवाल को हेडिंग में ही डाल दिया, ध्यान से देखो, हेडिंग डाल दिया लीकिंग ऑफ चार्ज। ये जो दोनों चार्ज हैं जो पेंडुलम की तरह लटके हुए हैं, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, लीक कर रहा है, इसके चार्ज लीक कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में दिया इफ़ देयर इज़ अ लीकेज ऑफ चार्ज एट अ कांस्टेंट रेट, इसका जो चार्ज लीक कर रहा है वो कांस्टेंट रेट से लीक कर रहा है, तो ये दोनों जो पास आएंगे देन देयर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज प्रोपोर्शनेट टू, किसके प्रोपोर्शनेट होगा, एक्स का हाफ पावर माइनस हाफ पावर, 3/2 पावर या माइनस 3/2 पावर। ज़रा सा सोच के जल्दी से बताओ और फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। स्क्रीन को 1 मिनट के लिए पॉज कर लो। चलो ठीक है, देखते हैं, है ना, बना नहीं बना कोई बात नहीं, अच्छा सवाल है ये लीकेज ऑफ चार्ज के ऊपर। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये जो चार्ज है वो लीक कर रहा है, यानी कि dq/dt इज कांस्टेंट, है ना, dq/dt इज कांस्टेंट दिया हुआ है, रेट ऑफ चार्ज। ठीक, फिर क्या करेंगे। अच्छा, पिछला वाला सवाल में ये जो x था सेपरेशन कितना आया था, x सेपरेशन, तो ये x आया था, x इज इक्वल टू x का क्यूब आ गया था q² L डिवाइडेड बाय 2πε0 mg। क्या ये आया था, देख लो, आया था ना, ठीक है। तो यहाँ से ना q का वैल्यू बता दो, q का वैल्यू आ जाएगा दैट इज 2πε0 mg x³ डिवाइडेड बाय L का पावर हाफ। सोचो, यहाँ से q का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। तो इसका मतलब कि q जो है वो x, बाकी सब तो कांस्टेंट है ना, 2πε0, ये इतना सा टर्म तो कांस्टेंट है, ये सब चेंज तो हो नहीं रहा है, स्ट्रिंग का लेंथ ना मास कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो सेपरेशन चेंज हो रहे हैं, है ना। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि q जो है वो प्रोपोर्शनेट है किसके, x के पावर 3/2 पर प्रोपोर्शनेट है, कह सकते हो, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो इसको जैसे ही डिफ्रेंशिएट किए तो अपने को क्या मिलेगा, तो dq/dt विल बी अगेन प्रोपोर्शनेट टू 3/2 आगे आ गया, x का पावर हाफ इंटू dx/dt होगा, सोचो, इंटू dx/dt। अब ये चीज़ जो है dq/dt, यहाँ से देखना dq/dt क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि c कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनेट टू 3/2 x का पावर हाफ इंटू dx/dt क्या है सर, ये वेलोसिटी हो गया, है ना। तो अगेन आई कैन से कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनेट टू 2/3 टाइम्स ऑफ c x का पावर माइनस हाफ। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि फाइनली वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनेट टू x का पावर माइनस हाफ। आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्या बात समझ में आई, ओके, बहुत अच्छी बात है। एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ध्यान से देखना क्या है वो छोटा सा कंसेप्ट, इसी पेंडुलम वाले पे बेस्ड, है ना। मान लो मैंने 2 पेंडुलम ले लिए, ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंगल भी θ1 और θ2 है, ठीक। और इसका जो चार्ज है वो है Q1 और M1 मास, और इसका जो Q2 चार्ज और M2 मास है, दो अलग अलग है, ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं सबसे पहला कि इफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2 एंड M1 इज इक्वल टू M2, तब बताओ θ1 पे कमेंट करना है कि θ1 और θ2 कौन बड़ा होगा, चूज करके बताओ। ऑप्शन ए θ1 इक्वल टू θ2, ऑप्शन बी θ1 ग्रेटर देन θ2, या ऑप्शन सी θ1 लेस देन θ2, या ऑप्शन डी नहीं बता सकते, डाटा इनसफिशिएंट। जल्दी से सोच के बताओ क्या हुआ बता दें, ध्यान दो। अगर मान लो हम Q1 और Q2 नॉट इक्वल है ना, तो फोर्स इस पे जो लगेगा वो तो इधर लगने वाला है Fe फोर्स, और इधर लगने वाला है mg दैट इज m1g, और इधर लगने वाला है m2g। ध्यान से देखो, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फोर्स चार्जेस जो है वो क्या है, डिफरेंट है। चार्जेस Q1 Q2 डिफरेंट हो, लेकिन दोनों पे फोर्स तो सेम ही लगेगा ना, और दोनों का मास सेम है, m1g और m2g दोनों का मास सेम है।
तो ये भी सेम, ये भी सेम, तो इसका मतलब नेट रिजल्टेंट जितना भी फोर्स लग रहा है वो इधर ही है ना। तो ये जितनी दूर पे ये रहेगा इस एंगल से, जितनी दूर पे ये रहेगा ये वाला मास इससे, है ना, उतना ही दूर पर ये भी रहेगा। यानी कि ये θ1 और θ2 बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सोच लो अच्छे से, बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर FE और mg दोनों के दोनों बराबर है, इस केस के लिए भी और इस केस के लिए भी। ठीक, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि देन θ1 इज इक्वल टू θ2। सवाल दूसरा है कि अगर Q1 लेस देन Q2 है एंड M1 इज नॉट इक्वल टू, यानी कि मान लो M1 बड़ा है M2 से, देन सर तब बताओ कि ये चार ऑप्शन में चूज करके बताओ कि θ1 बड़ा है, θ2 बड़ा है या बराबर है। सोच के देखो। तो इस पहले वाले सवाल में चार्ज पे तो इंडिपेंडेंट है, चार्ज Q1 Q2 बराबर हो या नॉन बराबर हो, पूरा M1 और M2 का जो एंगल है, ये वाला जो θ1 और θ2 एंगल है, ये पूरा खेल किस पे बसता है? mg पर। ये वाला अगर mg ज़्यादा बड़ा होगा तो इसको इधर नीचे खींचेगा, अगर FE बड़ा होगा तो इसको ऊपर खींचेगा। सोच के देखो। तो यहाँ पर हम कह सकते कि अब दोनों पे FE बराबर है, दोनों पे FE बराबर है, तो यहाँ पर M1 बड़ा है, M1g बड़ा है, तो ये नीचे आ जाएगा। ये जैसे ही नीचे ज़्यादा आया इसका मतलब θ1 कम हो गया, तो बड़ा कौन हुआ? θ2। तो हम बोल सकते हैं कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1। क्या समझ में आया? फिर तीसरा केस, इफ Q1 इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू Q2 एंड M2 इज ग्रेटर देन M1, तब क्या बोलोगे? सोचो एंगल के बारे में। फिर से वही बात हो गई, सर यहाँ पर M2 बड़ा है, यानी कि ये वाला मास बड़ा है, तो ये वाला बॉडी जो है नीचे ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सेम है, अनइक्वल हुआ तो भी क्या, ये दोनों पे बॉडी पे सेम लग रहा है, ठीक, लेकिन ये वाला मास ज़्यादा है तो ये ज़्यादा नीचे आ जाएगा। जैसे ज़्यादा नीचे आया तो ये वाला एंगल कम हो गया, इसका मतलब θ2 कम हो गया, तो θ2 कम हो गया। तो इस केस में θ1 बड़ा हो गया, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया? θ1 बड़ा हुआ तो बी ऑप्शन, θ2 बड़ा हुआ तो सी ऑप्शन, और ये ए ऑप्शन। क्या बात क्लियर है? ठीक है, कभी कभी ये छोटा सा कंसेप्ट काम का पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ, ये वाला अगला सवाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक दीवार है ना, इस दीवार के पास से एक नेल है और इस नेल से यहाँ पर एक स्ट्रिंग लटका हुआ है और एक ये चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज Q और मास M है। ठीक है, इस तरह से ये वर्टिकली लटका हुआ था। ठीक है, दीवार को जस्ट टच करके। इसी पॉइंट से एक और हम पेंडुलम को लटका दिए विद सेम मास एंड सेम चार्ज। ठीक है, लेकिन कहा गया कि ये जो चार्ज है ये यहीं पर रुका रह गया, यानी कि दिस चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। तो व्हाट इज द टेंशन T0 इन द स्ट्रिंग? ये वाला जो स्ट्रिंग है इसमें T0 टेंशन है, तो आपको ये T0 का वैल्यू बताना है ना। जल्दी से अटेम्प्ट करके बताओ कि कितना होगा, उसके बाद बताता हूं मैं। सॉल्व हुआ कुछ? चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करें। इस सवाल में ना आप बस FBD बना दो, काम हो जाएगा। FBD कौन कौन सा सर? सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, इस चार्ज पार्टिकल पे कौन सा फोर्स लग रहा है? डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, दैट इज mg। ठीक, दूसरा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तो इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग तरफ लगेगा, तो लाइन ज्वाइनिंग कर दो। इस डायरेक्शन में लगा FE, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ओके। और टेंशन T0, तो इस चार्ज पे तीन तरह के फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो नीचे लग रहा है mg, दूसरा लग रहा है FE, mg हो गया, FE हो गया, और T0 हो गया टेंशन। ठीक है, बस इसका काम करना है अपने को। ठीक है, तो कंपोनेंट करें। कंपोनेंट कैसे करोगे? तो इसका कंपोनेंट सबसे पहला कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट सोचेंगे हम लोग, नहीं, या फिर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी नहीं सोचेंगे। ये वाला एंगल कितना होगा जरा बता दो। ये तो वर्टिकल लाइन है, तो ये वाला एंगल थीटा होना चाहिए। ठीक है, थीटा होगा, ओके, बहुत अच्छी बात है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बराबर होगा? सोचो, थोड़ी थोड़ी ज्योमेट्री लगा रहे हैं।
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। अच्छा सर, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल बराबर कितना होगा? 180 में से थीटा गायब कर देते हैं और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो ये होना चाहिए 90 माइनस थीटा बाय 2, इसका और इसका, ये और ये दोनों। ये वाला एंगल अल्फ़ा कंसिडर कर लो और ये वाला एंगल भी अल्फ़ा हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, अब यहाँ से ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तीनों एंगल क्या होना चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन एंगल कितना होता है? दैट इज़ 180। ठीक है, लिखो दैट इज़ अल्फ़ा प्लस 90 माइनस थीटा बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? दैट इज़ अल्फ़ा प्लस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 90, है ना। तो अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 90 माइनस थीटा बाय 2। वी कैन यूज दिस। ठीक है, या फिर थीटा का वैल्यू अगर यूज़ करना है तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फ़ा, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट। अच्छा, अब साइन लॉ लगा देते हैं। साइन लॉ यानी कि फोर्स, कोई भी एक फोर्स पकड़ लेते हैं, दैट इज़ mg डिवाइडेड बाय साइन ऑफ mg के उल्टा वाला एंगल कौन सा है? ये mg हो गया, उसके उल्टा वाला एंगल क्या होगा? थीटा प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ पे लिख दिया थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू, दूसरा वाला फोर्स पकड़ लो, दैट इज़ टेंशन T0 डिवाइडेड बाय उसके उल्टा वाला एंगल, ये टेंशन है, इसके उल्टा वाला एंगल तो ये है ना, तो ये अल्फ़ा हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? दैट इज़ 180 माइनस अल्फ़ा, ये होना चाहिए 180 माइनस अल्फ़ा, तो हम लिखेंगे साइन 180 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, इज इक्वल टू एफ ई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बाय 2 प्लस अल्फ़ा। ठीक है, अपने को बस T0 निकालना है, तो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन को जरा सा सॉल्व कर लो। तो इस वाले इक्वेशन से हम ये लिख सकते क्या कि थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा। देखो तो एक अल्फ़ा को हम बस इधर दान दे दिए इस तरफ। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि mg डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस अल्फ़ा का वैल्यू कितना होगा? 180 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू T0 डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस अल्फ़ा, है ना। तो ये और ये कट गया, यानी कि T0 का वैल्यू mg के बराबर आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है? चलो, आपके पास बहुत सारे मेथड हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, मुझे ये वाला मेथड एक क्लिक किया है। आपको कौन सा मेथड क्लिक किया है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ोटो खींच करके बताओ। ओके, चलो एक सवाल करते हैं जिसका काइनेमेटिक्स से रिलेटेड होगा। यहाँ पर एक चार्ज है जो कि फिक्स्ड है, Q1 चार्ज, उसका मास m, और दूसरा चार्ज यहाँ पर Q2 है और उसका मास m है। इसको हमने रिलीज़ कर दिया, तो जैसे रिलीज़ किया ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस होने की वजह से ये वाला चार्ज मूव करना स्टार्ट कर दिया। इनिशियल सेपरेशन था इसका R1, जब इसका सेपरेशन धीरे धीरे बढ़ते R2 तक पहुँच जाएगा तो इस चार्ज का आपको वेलोसिटी बताना। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ चार्ज Q2 व्हेन इट रीचेस फ्रॉम R1 टू R2। जल्दी से अटेम्प्ट करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। हालांकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ी सी भी काइनेमेटिक्स आती होगी तो खट से कर लोगे। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग ये लिख सकते हैं कि फोर्स, इस पे हर वक्त जो फोर्स लग रहा है क्या वो कांस्टेंट है, वेरिएबल है? कांस्टेंट है, वेरिएबल है? कांस्टेंट है, वेरिएबल है? सर डिस्टेंस जो है यहाँ पर चेंज होता जा रहा है, तो फोर्स वेरिएबल होगा ना। ठीक है, फोर्स वेरिएबल होगा, तो फोर्स होगा कितना सर? तो मान लेते हैं कि किसी भी डिस्टेंस, ये b जो है किसी t टाइम पर बीच में था, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग है वो बदल रहा था, है ना। तो अभी जो है इनिशियली R1 था, बाद में R2 था, तो बीच में कहीं ये डिस्टेंस, इसका स्पेसिंग मान लो x था। कितना? ये चार्ज, दिस इज़ Q2 चार्ज, अगर b चार्ज की हम बात करें तो ये x डिस्टेंस पर था। ठीक है, तो फोर्स लिख सकते हो, कितना हो जाएगा फोर्स? फोर्स विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर। सोच लो, अगर आपको फोर्स निकल गया तो एक्सलरेशन निकाल सकते हो, दैट इज F बाय M करके, है ना। तो इसको लिख दिया K Q1 Q2 बाय M टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्सलरेशन से हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो सर एक्सलरेशन का फॉर्मूला होता है v dv बाय dx इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय एम एक्स स्क्वायर। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि करना क्या है ना। तो फटाफट कर दो, v dv इधर रहने दो, K Q1
Q2/m इंटू 1/x² इंटू dx का इंटीग्रेशन दोनों तरफ, है ना। लिमिट बताओ क्या लिखोगे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? सर x का वेरिएशन r1 से लेकर के r2 तक होगा और स्पीड जो है वो 0 से लेकर के v स्पीड तक पहुँच जाएंगे हम लोग। तो ये हो गया v²/2 इज इक्वल टू k(q1 q2/m) इंटू -1/x का इंटीग्रेशन r1 से लेके r2 तक, है ना। ठीक, तो फाइनली आपको सब कुछ सॉल्व करने के बाद v का वैल्यू आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ k q1 q2/m इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यही आंसर है ना। अच्छा, ये सवाल को हम लोग एक लाइन में बना देंगे जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेंगे। लिख लो इसके, इस आंसर के नीचे लिख लो कि इस सवाल का जवाब एक लाइन में आएगा जब हम पोटेंशियल एनर्जी मेथड पढ़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो यहाँ पर मैंने एक रिंग ले लिया है और उसके सेंटर पे मैंने एक चार्ज रख दिया है। इस रिंग को भी यूनिफॉर्मली चार्ज रख दिया जिसका चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। मतलब 1 मीटर वायर का लेंथ जो है वो 1 मीटर वायर के ऊपर चार्ज जो है वो लैम्डा कूलम है ना। तो इस रिंग पर भी पॉजिटिव चार्ज होने के वजह से और यहाँ पर जो सेंटर पे चार्ज Q है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सारे चार्ज क्या होंगे, दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो दूर भागने की कोशिश करेगा मतलब ये रिंग जो है वो फैलेगा और ये फैलेगा तो इस रिंग में तनाव आ जाएगा, है ना। तो फाइंड आउट द टेंशन डेवलप्ड इन द रिंग। जल्दी से सोच के बताओ कितना होगा आंसर, फिर बताता हूँ। चलो ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं, है ना। इस तरह का सवाल हम लोग पहले किए होंगे या तो सर्कुलर मोशन चैप्टर में किए होंगे। ये कई बार ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, ग्रेविटेशन में भी रिपीट होता है ना। जब भी आपको इस रिंग में टेंशन निकालने की बात होगी तो एकदम सेट सा फॉर्मेट है, आपको इस रिंग का एलिमेंट काटना है। इस रिंग का एलिमेंट, कहीं पर भी एलिमेंट कट कर दो, मान लो ये इस तरह से, कितना एलिमेंट कट कर दें, डी थीटा वाला एलिमेंट कट हो जाएगा। ठीक है, इस डी थीटा वाले एलिमेंट को हम बाहर निकाल के रख देते हैं यहाँ पर, इस तरह से जूम कर दिए। ठीक है, ये जूम हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद इस रिंग को भी, इस एलिमेंट को भी हम लोग 2 टुकड़ों में बांट दिए, यानी कि ये एंगल भी 2 टुकड़ों में कट गया। कितना, d(θ/2) और ये भी d(θ/2). ठीक, अच्छा, और ये एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है ना। ठीक है, तो इस पे फोर्स लगेगा। कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगा सर, इस तरह से अलोंग द टेंजेंट फोर्स लगना चाहिए और बाहर की तरफ। ठीक है, तो इस पे टेंशन T हो गया, इस पे भी टेंशन T हो गया। अब फिर क्या करोगे, इसका एलिमेंट कट कर दो, इसका रिजॉल्व कर दो फोर्सेस को, तो हॉरिजॉन्टली फोर्स रिजॉल्व कर देंगे। तो ये वाला जो T है, ये एंगल कितना होना चाहिए सर, ये एंगल d(θ/2) हो जाएगा। तो इसका ये वाला कंपोनेंट हो गया T cos d(θ/2). फिर इसका भी, ये भी एंगल d(θ/2) है, तो इधर भी हो जाएगा T cos d(θ/2) और इधर में सेंटर के तरफ कितना हो जाएगा, T sin d(θ/2) और T sin d(θ/2). तो वी विल राइट 2T sin d(θ/2), है ना, 2T sin d(θ/2). अब ये कॉस वाला आपस में कट गया और बाहर के तरफ एक और फोर्स लगने वाला है इस एलिमेंट पे। इस एलिमेंट पे बाहर के तरफ फोर्स कितना लग जाएगा सर, फोर्स लगेगा कितना, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, Fe। सो Fe विल बी बैलेंस्ड बाय 2T sin d(θ/2). सोच लो। अच्छा, Fe इस एलिमेंट और ये चार्ज की वजह से, यहाँ पर सेंटर में Q चार्ज है और यहाँ पर एलिमेंट है, इस पे भी चार्ज था, कितना, dQ चार्ज था। ठीक है, तो इसके बीच में फोर्स लिखना है, तो क्या लिखोगे, KQ dQ डिवाइडेड बाय, ये dQ कंफ्यूज ना हो तो इसको हम बोल देते हैं स्मॉल dQ। ठीक है, और यहाँ पर भी स्मॉल dQ डिवाइडेड बाय r² इज इक्वल टू 2T sin d(θ/2). अब ये एंगल बहुत छोटा है तो इसको हम d(θ/2) लिख देंगे, है ना। sin थीटा इज इक्वल टू थीटा इफ द एंगल इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ से ये और ये काट दिया। अच्छा, KQ, इस dQ का वैल्यू कितना होगा सर, यहाँ पर जो एलिमेंट है इस dQ का वैल्यू होना चाहिए लैम्डा
इंटू आर डी थीटा। सोचो डी क्यू का वैल्यू हो जाएगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी डी थीटा। तो डी थीटा कटा, आर कटा, तो टेंशन का वैल्यू कितना हुआ, के क्यू लैम्डा बाय आर। क्या आपको बात समझ में आई? तो दिस इज द आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास कि यहाँ पर एक चार्ज है फिक्स्ड, और इस चार्ज से हम लोग वर्टिकली एक स्ट्रिंग के थ्रू एक और चार्ज को सस्पेंड कर दिए, ठीक है। और इस चार्ज का मास q और मास m है, और इसको हम लोग u वेलोसिटी दे दिए हॉरिजॉन्टली, है ना। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ये चार्ज ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, और ये ऊपर जाते जाते ये इस तरह से वर्टिकल सर्कल मोशन कंप्लीट कर देगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हम लोग इस चार्ज को कितना मिनिमम से मिनिमम वेलोसिटी दें ताकि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन घूम जाए इस तरह से, है ना। एक और कंडीशन भी दी गई है कि mg इज ग्रेटर देन के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। तो 3 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को पॉज कर लो और फटाफट सोचो कि कैसे ये बनेगा ये क्वेश्चन को, उसके बाद हम आपको बताते हैं। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा वर्टिकल सर्कुलर मोशन रिवाइज कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर जब आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ाया गया था तो यहाँ पर इस पॉइंट को, बॉटम मोस्ट पॉइंट को ए ले लिए, हॉरिजॉन्टल पॉइंट को बी ले लिए, और वर्टिकल पॉइंट को, टॉप मोस्ट पॉइंट को सी ले लिए, है ना, ठीक है। और अगर इस पार्टिकल को, इस चार्ज पार्टिकल को जो घूम रहा है ना, इसको अगर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो 2 चीज़ें थी, या तो इस स्पीड सी पॉइंट का स्पीड 0 हो जाए, या फिर सी पॉइंट पे टेंशन 0 हो जाए। कौन सा करेक्ट है, जल्दी बताओ। तो कंडीशन ये था कि सर सी पॉइंट पर जो टेंशन है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे मिनिमम टेंशन कहाँ होता है, सी पॉइंट पर। सबसे मिनिमम टेंशन, जैसे जैसे ये बॉडी ऊपर जाएगा वैसे वैसे टेंशन जो है, स्पीड भी घटता जाता है और टेंशन भी घटता जाता है। तो इसका मतलब, तो हमें किस चीज़ का टेंशन है, मतलब यहाँ से यहाँ अगर ये जा रहा है तो ये बारे में हमें ज़रूर सोचना है कि कहीं पर भी इसका टेंशन 0 ना हो जाए। अगर टेंशन 0 हुआ तो स्ट्रिंग स्लैक कर गया और ये फट से इस तरह से गिर जाएगा, है ना। तो टोटल यहाँ से यहाँ थ्रू आउट द मोशन में हर वक्त इसका टेंशन 0 नहीं होना चाहिए, और सबसे मिनिमम टेंशन इस सी पॉइंट पर है, तो इस सी पॉइंट का टेंशन कम से कम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, चलो, तो इसका मतलब अगर हमें सी पॉइंट का टेंशन निकालना है तो पहले बात सी पॉइंट पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक लटका हुआ है, तो इस पर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, एक तो mg लग रहा है, दूसरा टेंशन एट सी पॉइंट, ठीक है। बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड कौन सा लग रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्लस कौन सा फोर्स लग रहा है सर, mv स्क्वायर बाय एल, इतना लग रहा है, ठीक है। तो टेंशन अगर 0 हो जाए और सी पॉइंट पर नेट फोर्स इक्वल टू 0 है ना, सारे फोर्सेस को इक्वेट कर दो, तो क्या लिखोगे, दैट इज mg प्लस tc इज इक्वल टू fe क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इन प्लस mv स्क्वायर बाय एल, ये होगा, सोचो। अच्छा, अब अपने को टेंशन, ये टीसी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना है, तो यहाँ से v का वैल्यू निकाल लो, तो v स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा दैट इज इक्वल टू टीसी का वैल्यू 0 पुट कर दो, ठीक है। तो उससे v स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा कितना, दैट इज mg माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू एल बाय एम। देखो तो, है ना, ये v स्क्वायर का वैल्यू, ये जो v निकला है वो कौन से पॉइंट का निकला है सर, सी पॉइंट का वेलोसिटी निकला है, ठीक है। जो यहाँ पर ये सी पॉइंट है दैट इज vc, बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर सी पॉइंट का वेलोसिटी निकल गया तो ए पॉइंट का वेलोसिटी हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, ए से सी तक का एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम, या एनर्जी कंजर्वेशन बोल सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या लिखोगे, दैट इज वर्क डन बाय टेंशन। कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, किसी भी पॉइंट पर वर्क डन, फोर्स लग रहा है टेंशन की वजह से वर्क डन, प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। सोचो। अच्छा सर, टेंशन का वर्क डन चाहिए, मान लो कि कभी भी ये मोशन कर रहा था किसी भी जनरल पॉइंट पर, ये चार्ज पार्टिकल है, इसका स्पीड u है या v है ना, मान लो
तो टेंशन इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में। ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में है, लेकिन इसका मोशन इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री है, तो इसका वर्क डन, इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क डन 0 होगा। फिर टेंशन इस डायरेक्शन में है और मोशन इस डायरेक्शन में, तो इसके बीच का भी एंगल कितना है 90 डिग्री। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका वर्क डन, दोनों का वर्क डन क्या होगा 0 होगा। ठीक है, उड़ा दो, ये 0 ये 0। ठीक है, ग्रेविटी का वर्क डन, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, ग्रेविटी किधर लग रहा है नीचे, दैट इज mg नीचे लग रहा है, और इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ऊपर, तो वर्क डन क्या होगा नेगेटिव, कितना हो जाएगा दैट इज mg इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया 2l विथ अ नेगेटिव साइन इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर का वैल्यू फटाफट वहां से पुट करके बताओ कितना हो जाएगा, दैट इज mg माइनस k q स्क्वायर बाय l स्क्वायर इंटू l बाय m माइनस हाफ m u स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अपने को सब कुछ सॉल्व करने के बाद m उड़ा दिए। ठीक है, और u का वैल्यू इस जगह से सब कुछ सॉल्व करने के बाद आ जाएगा u मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 5gl माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ml। आई थिंक आपको ये आंसर मैच करेगा, सॉल्व कर लो इस इक्वेशन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है कूलम्स लॉ इन अ मीडियम। मीडियम में हम लोग कूलम्स लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे वो देखना। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन अ मीडियम, है ना। ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले 2 चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पर एक Q1 चार्ज ले लिए और दूसरा चार्ज ले लिए Q2। ठीक है, इन दोनों को कुछ डिस्टेंस सेपरेट कर दिए, लेट अस से r डिस्टेंस सेपरेटेड है। ठीक है, ओके। और अब इन दोनों चार्जेस को हम लोग क्या कर दिए, मीडियम में डाल दिए। चारों तरफ मीडियम सराउंड कर रहा है ना। कुछ मीडियम है, पानी ले लो या कोई सा भी मीडियम है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो इस पे अब जो फोर्स लगने वाला है, जो पहले एयर या वैक्यूम में लग रहा था, है ना, पहले चार्जेस को हम लोग वैक्यूम में रखे थे। ठीक, लेकिन अब जो है उस दोनों चार्जेस को वैक्यूम से उठा करके हम कहाँ रख दिए, पानी के अंदर डाल दिए या कोई भी मीडियम में डाल दिए। तो अब जो फोर्स लगेगा वो फोर्स वही नहीं रहने वाला है, फोर्स बदल जाएगा, ऐसा। ठीक है, इस फोर्स का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं F है। ठीक, कितना होगा इस फोर्स का वैल्यू, तो नेट फोर्स ऑन अ चार्ज, एक चार्ज पर कितना नेट फोर्स लगेगा, दैट इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2। तो K का वैल्यू बाद में लिखता हूं, पहले Q1 Q2 बाय K का वैल्यू क्या था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था ना, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर था। ठीक, अच्छा। अब जो है लेकिन बात यह है कि मीडियम में डाल देने की वजह से इस चार्ज पर फोर्स बदल जाता है, नेट फोर्स जो है वो बदल जाता है, और वो बदलने के बाद एक एक्स्ट्रा टर्म लग जाएगा यहाँ पर इप्सिलॉन नॉट के साथ एक इप्सिलॉन आर लग जाता है। ठीक है, अच्छा। तो सर ये इप्सिलॉन आर है क्या, इप्सिलॉन आर को मैंने कहा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना। इसको हम लोग दूसरा नाम ये भी बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ऑल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक ऑफ मीडियम, ठीक है। और ये दोनों टर्म इप्सिलॉन नॉट और इप्सिलॉन आर, इप्सिलॉन नॉट का नाम क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि फ्री स्पेस में, वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरह से स्प्रेड आउट कर सकता है, उसके बारे में परमिटिविटी कांस्टेंट जो है बताता है। ठीक है, अच्छा। तो अगर मान लो हम यहाँ पर फ्री स्पेस ना लेकर के, वैक्यूम ना लेकर के क्या ले लिए, मीडियम डाल दिए, है ना। तो अगर मीडियम डाल दिए तो उसके वजह से इस परमिटिविटी जो है वो पहले इप्सिलॉन नॉट लग रहा था, लेकिन अब बदल जाएगा। वो बदल करके कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और इप्सिलॉन आर को हम एक टर्म से डिफाइन कर दिए इप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर।
ठीक है, इस इप्सिलन नॉट इंटू इप्सिलन आर का वैल्यू इप्सिलन लिख दिए, ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितना, समझ में आया? देखो, अगर मान लो आप सिर्फ और सिर्फ क्या है वैक्यूम में रख दिए, तो यहां पर Q1 Q2 बाय 4 पाई इप्सिलन नॉट आर स्क्वायर रखना, ठीक। लेकिन अगर हम मीडियम डाल दिए तो ये इप्सिलन नॉट के साथ एक और टर्म आ गया इप्सिलन आर, तो इसको हम कंबाइंडली बोल दिए कि हाँ भाई इप्सिलन होता है, ये इप्सिलन एक एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहलाती है, ठीक है। और ये इप्सिलन आर क्या था? रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, यानी कि एयर के साथ ये परमिटिविटी कितना है, क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि इप्सिलन आर जो रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक, 1 किसके लिए होगा? फॉर एयर और वैक्यूम। अरे हम जो है रिलेटिव परमिटिविटी, जैसे कहते हैं ना कि रिलेटिव डेंसिटी होता है, तो डेंसिटी ऑफ ए मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वाटर की तुलना में डेंसिटी कितना है, तो सेम यहां पर भी एयर के तुलना में इस मीडियम का परमिटिविटी कितना है, वो कहलाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर कितना होगा? 1 कह सकते हैं ना, क्योंकि यहां पर सर इप्सिलन आर जो है वो इप्सिलन डिवाइडेड बाय इप्सिलन ऑफ नॉट होगा, सोच लो, इप्सिलन बाय इप्सिलन नॉट विल बी इक्वल टू इप्सिलन आर, ठीक है। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन ये है कि इप्सिलन आर वाटर का कितना होता है? पानी के लिए आपको याद रखना है, पानी के लिए ये कांस्टेंट होता है 81, इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ध्यान रखना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 81, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, इतना दूर तक क्लियर हो गया, छोटा सा चीज है। अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा सा और हम बात करना चाह रहे हैं, ध्यान से देखो क्या क्या, ध्यान से समझना क्या मैं बता रहा हूं। मान लो कि मैंने क्या किया, इस बार फिर से 2 चार्जेस ले लिए, कितने चार्ज? 2 चार्ज, Q1 और Q2 चार्ज, ठीक है। और इन दोनों चार्जेस को फिर से वापस हम लोग पानी में डुबा दिए, या आप कहोगे कोई भी मीडियम में डुबाना चाहते हो तो डुबा दो, ठीक है। यहाँ पर पानी में डुबा दिए हैं। इन दोनों चार्जेस के बीच का स्पेसिंग अभी भी आर था, पहले भी आर था और अभी भी आर है, ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। ये जो मीडियम मैंने लिया है ना, या तो पानी बोल दो या कोई सा भी मीडियम है, तो इसका मीडियम का डाइलेक्ट्रिक डिफाइंड होगा, मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है। के जो है जिसको हम लोग इप्सिलन आर भी बोल सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कई सारे किताबों में दिया रहता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है इस मीडियम का। इसका मतलब क्या हुआ कि कितनी आसानी से ये जो मीडियम है इसके मॉलिक्यूल्स टूट सकते हैं, पोलराइज्ड हो सकता है ना। तो यहाँ पर Q1 चार्ज होने के वजह से क्या होगा, ये जो मीडियम है, यहाँ के जो पानी मॉलिक्यूल्स है, पानी मॉलिक्यूल्स में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके तरफ अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज दूर 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 भागना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि इसके चारों तरफ नेगेटिव का क्लाउड बन गया, नेगेटिव चार्जेस का क्लाउड बन गया, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज जो है वो दूर भाग गया, पॉजिटिव चार्ज जितना दूर भाग सकता था मीडियम में उतना हम दूर भगा दिए, ठीक है। सेम कहानी इस Q2 चार्ज के साथ भी होगा, इस Q2 में भी नेगेटिव चार्ज का क्लाउड इधर हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज दूर भाग जाएगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आया कहाँ से? सर ये मीडियम से आया है, ठीक है, मीडियम में ऑब्वियसली, तो उसका वो कितनी आसानी से टूट सकता है वो डिफाइंड होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतनी आसानी से ये इसके साथ मॉलिक्यूल जो है वो टूट करके इसके पास आ जाएगा। तो इस Q2 वाले चार्ज पर अब कौन कौन से फोर्स लगने वाले हैं, ध्यान से समझना। एक तो हो गया Q1 चार्ज की वजह से इसमें फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स, इधर दूर भागने की कोशिश। दूसरा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्शन फोर्स। और तीसरा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये बहुत दूर जा चुका है, मीडियम में काफ़ी दूर, जितना दूर ये फैला होगा उतना दूर ये फैल चुका होगा। प्लस चारों तरफ से पॉजिटिव चार्ज अगर लगेगा तो नेट रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 0 होगा, यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से कुछ भी फोर्स नहीं लगने वाला है। फोर्स किसके वजह से लगेगा? Q1 और इसके चारों तरफ जो Q इंड्यूस्ड हुआ है ना, इसको बोलेंगे Q इंड्यूस्ड। इसी दोनों के वजह से नेगेटिव चार्ज जो इंड्यूस हुआ है उसके वजह से फोर्सेस लगेंगे,
ठीक है। तो डायरेक्शन देखो कैसा होगा, एक तो होगा एफ नॉट। एफ नॉट कौन सा फोर्स है सर, फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन Q2, ठीक है। और दूसरा फोर्स इंड्यूस्ड फोर्सेस के वजह से एफ इंड्यूस, वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो कह सकते हैं कि ये जो एफ नॉट है ये ड्यू टू Q नॉट है, और ये एफ इंड्यूस्ड क्या है, ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। यहाँ जो Q इंड्यूस्ड है ये वाला इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से है। तो अब इस चार्ज पर नेट फोर्स है ना, नेट फोर्स उसका वैल्यू हो जाएगा यहां पर एफ नॉट माइनस एफ इंड्यूस्ड, है ना, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। ये एफ नॉट का वैल्यू क्या होगा, ये जो एफ नॉट का वैल्यू जो पहले मीडियम ना डालने के वजह से जितना फोर्स होगा उतना ही फोर्स मीडियम डालने के वजह से ही होगा, सेम। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना कि ये Q1 चार्ज के वजह से Q2 चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो बदलता नहीं है, या तो आप मीडियम डालो या ना डालो। इस Q2 चार्ज पर दो चार्जेस की वजह से लगेगा, एक Q1 की वजह से और एक Q इंड्यूस की वजह से। तो Q1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है दैट इज एफ नॉट, और ये एफ नॉट आप मीडियम पे डिपेंड नहीं करने वाला है ना। इस चीज को समझो, मैं यहां पर लैंग्वेज में लिख के समझा रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखा है मैंने कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज ऑन एनी अदर चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। दैट इज इफ अ चार्ज Q1 एक्सर्ट कर रहा है एफ नॉट फोर्स ऑन Q2 इन वैक्यूम पे जितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उतना ही फोर्स वो एक्सर्ट करेगा किसी मीडियम पे भी, है ना। मीडियम पे एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फोर्स लगना स्टार्ट हो जा रहा है इस Q इंड्यूस के वजह से, तो नेट फोर्स जो है वो घट जाएगा, है ना। यहां पर एफ नॉट लग रहा है और एफ इंड्यूस लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स सर एफ नॉट माइनस एफ इंड्यूस होगा, और ये जो नेट फोर्स है वो घट जाएगा। कितने टाइम्स घट जाता है सर, ये K टाइम्स घट जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स घट जाएगा। इस चीज को मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है ना। ध्यान से देखो, तो नेट फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर K। इस पॉइंट चार्ज पर नेट फोर्स जो है वो कितना हो जाएगा, K टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। वेयर व्हाट इज दिस K इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। और इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग देखे थे थोड़ी देर पहले कि इसी को तो रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, है ना, एप्सिलॉन R इज। और ये जो नेट फोर्स घट रहा है ना, क्यों घट रहा है, ड्यू टू पोलराइजेशन इन द डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन हो जा रहा है, मीडियम पोलराइज कर जा रहा है, इसके वजह से नेट फोर्स घट जा रहा है, ठीक है। तो इस नेट फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, अभी देखते हैं। सो आई कैन राइट कि नेट फोर्स ऑन दिस Q2 चार्ज विल बी इक्वल टू एफ नॉट माइनस एफ इंड्यूस्ड। सोचो यही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और जो नेट फोर्स है वो कह रहे हैं कि K टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। किससे K टाइम्स, एफ नॉट से K टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। वेयर एफ नॉट क्या है, एफ नॉट है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये है एयर में हो या किसी मीडियम में हो, एफ नॉट का वैल्यू तो उतना ही रहेगा, है ना। तो इसको हमने कह दिया दिस इज एफ नॉट बाई K टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा एफ नॉट माइनस एफ इंड्यूस्ड। तो क्या बता सकते हो एफ इंड्यूस्ड का वैल्यू कितना होगा, एफ इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस 1 बाई K, है ना। और इस एफ नॉट का वैल्यू भी रख दो तो आपको पता चल जाएगा एफ इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लग रहा है सर, Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई K। ये है इंड्यूस चार्जेस के वजह से फोर्स, है ना, फोर्स ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। क्या इतनी बात क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब ना हम करते हैं एक क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर, आपको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगा इस टॉपिक के ऊपर। ये रहा हमारे पास एक क्वेश्चन, यहाँ पर दो चार्जेस को लटका दिया गया है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और अभी एयर में है ना। और इन दोनों चार्जेस की डेंसिटी सिग्मा ली गई है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये कुछ एंगल बना रहा है, सबटेंड कर रहा है वर्टिकल से, दैट इज थीटा नॉट और थीटा नॉट, है ना। सेपरेशन बिटवीन बोथ द चार्जेस इज x नॉट, फाइन।
अच्छा, जब हम क्या करते हैं, हम इसको पानी में डुबा दिए, ये रहा पानी में डुबाने की कंडीशन, मतलब पानी नहीं, एक लिक्विड में डुबा दिए, उस लिक्विड का डेंसिटी रो लेना है आपको, है ना, ठीक है। तो उसका बीच का जो एंगल है वो थीटा और थीटा, ठीक है, ये वर्टिकल से सबटेंड करेगा और एक्स इज द सेपरेशन, ठीक। तो क्वेश्चन ये कहा गया कि अगर ये पानी में डुबाने से या मतलब लिक्विड में डुबाने से इसका जो एंगल है थीटा नॉट और थीटा चेंज नहीं किया, दैट इज थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, तो आपको बताना है फाइंड आउट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, इस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होने वाला है ना। जल्दी से सोच के बताओ, आप स्क्रीन को 3 मिनट के लिए पॉज कर लो और आंसर बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो सॉल्व करते हैं, है ना, अटेम्प्ट कर लिए। अच्छा ध्यान से देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एफबीडी बना दो। सर यहाँ पर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg, ठीक है, और टेंशन इस डायरेक्शन में T, और रेडियली दूर भागते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe होना चाहिए, सोचो, है ना। अच्छा ये वर्टिकल के साथ ये थीटा एंगल भी बना लेगा, तो हम इसका कंपोनेंट भी कर सकते हैं। T का कंपोनेंट कर दिए तो इधर हो गया T cos थीटा और इधर हो गया T sin थीटा, है ना। तो T sin थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा, सर Fe के बराबर होगा, और T cos थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, यानी कि दोनों को डिवाइड मार दिए तो tan थीटा इज इक्वल टू Fe बाय mg हो गया। क्या सही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक। अच्छा अब यहाँ पर जो फोर्स है जो एयर में लग रहा था, अब हम लोग बात करना चाह रहे हैं कहाँ पर, पानी में। पानी में होने के वजह से कितना हो गया, सर अभी भी इस पे टेंशन जो है वो T लग रहा होगा, इस पे T लगेगा, ठीक, इस पे नीचे लगेगा mg, और पानी में डुबा देने की वजह से एक और फोर्स ऑफ बॉयंसी लगने स्टार्ट हो जाएगा, Fb, फोर्स ऑफ बॉयंसी, ठीक है, और बाहर की तरफ एक फोर्स लगने वाला है नेट फोर्स, और हम जानते हैं नेट फोर्स जो है वो F नॉट बाई या Fe बाई K टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। ये चीज़ अभी हम लोग देखे थे, है ना, कि नेट फोर्स ऑन द चार्ज, इस दूसरे चार्ज के वजह से, ये वाला जो चार्ज है इस चार्ज के वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो Fe लगेगा, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज सराउंड हो जाएगा, इसके वजह से इस पर्टिकुलर चार्ज पे नेट फोर्स जो है वो K टाइम्स रिड्यूस हो जाता है, वेयर K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, है ना। अच्छा तो हम लोग फिर से यहाँ पर इसका कंपोनेंट कर दो फटाफट, ये एंगल अभी भी थीटा हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में T साइन थीटा ले लो और ऊपर के डायरेक्शन में T कॉस थीटा ले लेंगे, ठीक है। तो T साइन थीटा का वैल्यू क्या लिखोगे, T साइन थीटा का वैल्यू होगा Fe बाय K के बराबर, और T कॉस थीटा का वैल्यू किसके बराबर, mg माइनस Fb के बराबर होगा, है ना। फिर दोनों को डिवाइड मार दो, तो दोनों को डिवाइड मार दिया तो tan थीटा का वैल्यू इज इक्वल टू Fe बाय K टाइम्स ऑफ mg माइनस Fb होना चाहिए, है ना, ठीक है। अब फिर ये वाला tan थीटा और ये वाला tan थीटा, ये तो tan थीटा नॉट है ना, ये तो tan थीटा नॉट था, और ये tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट दिया हुआ, इसका मतलब ये दोनों जो टर्म है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों बराबर कर देंगे, फटाफट कर दो। तो Fe बाय mg इज इक्वल टू Fe बाय K टाइम्स ऑफ mg माइनस Fb, तो यहाँ से Fe कट गया, ठीक है। तो K निकालना है अपने को, तो K का वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, K इज इक्वल टू क्या होगा, mg माइनस डिवाइडेड बाय mg माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी, है ना, ठीक है। तो m का वैल्यू क्या लिखोगे, यहाँ से मास कैसे निकालोगे, मास तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग मास निकालने के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे, तो इसका इस सॉलिड का डेंसिटी हो गया सिग्मा इंटू वॉल्यूम v, ये हो गया मास इंटू g डिवाइडेड बाय, फिर से मास हो गया सिग्मा इंटू v g माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी, फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या लिखोगे, फोर्स ऑफ बॉयंसी इज v रो g, ठीक है। तो यहाँ से v काट दो, g काट दो, तो K का वैल्यू फाइनली सब कुछ सॉल्व करने के बाद आएगा आंसर सिग्मा बाय सिग्मा माइनस रो। आई होप आपका ये आंसर मैच किया होगा, है ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा तो बच्चे लोग आज की सेवा हम लोग इसी सवाल के साथ समाप्त करते हैं, फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे,
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक बटन ज़रूर दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं आपको वीडियो बना के अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और फटाफट सारे सवाल सॉल्व कर लो। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।